हेलो दोस्तों, मैं भूपेंद्र भदौरिया आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा भी कि हम पढ़ रहे थे भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास, आज हम उसी में पढ़ेंगे 1935 का भारत शासन अधिनियम। दोस्तों, 1935 का भारत शासन अधिनियम पढ़ने से पहले आपसे एक 1919 से पहले जो हमने पढ़ा था 1919 का भारत शासन अधिनियम, उसमें एक चीज़ बताना मैं भूल गया था। ज़रा देखिए, याद रखिएगा। जो 1919 का भारत शासन अधिनियम अगर पूछता है कभी कभी, उसे दूसरे नाम से बुलाते हैं, कभी कभी उसे बोलते हैं माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड सुधार, चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम या योजना ही बोलते हैं। ठीक है, ये दो नाम याद रख लीजिएगा। कभी कभी आता है 1919 का माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड सुधार योजना। ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा, माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक है, 1919 का भारत शासन अधिनियम को माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड सुधार योजना के नाम से भी जानते हैं। सुधार योजना लिख लीजिएगा, सुधार योजना। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को याद रखिए। 1919 के भारत शासन अधिनियम को माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड सुधार योजना, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम पढ़ते हैं 1935 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है दोस्तों, देखते हैं इसमें क्या क्या है। भारत शासन अधिनियम, दोस्तों इसको याद जरूर कर लियो। 1919 के भारत शासन अधिनियम को 1919 के भारत शासन अधिनियम क्या बोलते हैं? माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड सुधार योजना। इसी में एक उससे पहले पढ़े थे 1909 का भारत शासन अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार योजना। मार्ले मिंटो, 1909 को मार्ले मिंटो, 1919 को माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड सुधार योजना। ठीक है दोस्तों, दोनों में अंतर है। 1909 में मार्ले मिंटो और 1919 में माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड। ठीक है दोस्तों, दोनों में याद रखिएगा। उसके बाद हम पढ़ते हैं 1935 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है दोस्तों, जो 1935 का भारत शासन अधिनियम है ना, वो साइमन कमीशन आया था। तो साइमन कमीशन के क्या था, रिपोर्ट पे आधारित ये बनाया गया था। ठीक है, साइमन कमीशन की रिपोर्ट पे आधारित है। अगर कभी कोई पूछ जाता है 1935 का भारत शासन अधिनियम किस पर आधारित है, तो आप बताएंगे साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित है। जिसमें क्या था, जब इसको बनाया गया, इस अधिनियम में क्या थे, 321 धाराएं थी। कितनी धाराएं थी? 321 धाराएं थी। कितनी थी दोस्तों? 321 धाराएं थी तथा 10 अनुसूचियां और 14 भाग थे। ठीक है दोस्तों, 14 भाग थे। दोस्तों इस चीज़ को याद रखिए, कभी कभी जो हमारा जो हमारा भारतीय संविधान है, एक सेकंड दोस्तों, जो हमारा भारतीय संविधान है ना, उसमें जो अधिकतर जो भाग उपबंध है, मतलब इसी 1935 के भारत शासन अधिनियम से ही लिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, क्या हुआ है, 1935 के भारत शासन अधिनियम से ही अधिकतर जो लिए गए हैं भाग, वो इसी से लिए गए हैं। उपबंध है, मतलब जो भी कुछ पॉइंट हैं, वो इसी से अधिकतम अगर पूछा जाएगा तो 1935 के भारत शासन अधिनियम से ही लिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को याद रख लीजिए। चलिए, पहला पॉइंट इसमें क्या है? पहला पॉइंट है अखिल भारतीय संघ की स्थापना। ठीक है दोस्तों, जब अंग्रेजों ने देखा कि अब हमारे खिलाफ काफ़ी विद्रोह हो गया, तो उन्होंने सोचा क्यों ना सभी पूरे भारत के जो अलग अलग राज्य या रियासतें हैं उनको एक कर लिया जाए, जिससे उस पर राज करना आसान हो जाएगा। तो उनने क्या किया, अखिल भारतीय संघ की स्थापना की घोषणा करी। जिसमें क्या था, 11 ब्रिटिश प्रांत थे। क्या थे? ब्रिटिश, जो अंग्रेजों के अंडर में थे, 11 ब्रिटिश प्रांत तथा 6 चीफ कमिश्नरियाँ थे, जहाँ इनकी मुख्यालय थे। चीफ कमिश्नरियाँ को मिलाना था, इनको तो आपस में मिलाना था। मतलब क्या था, 11 ब्रिटिश प्रांत तथा 6 चीफ कमिश्नरियाँ, जो क्या था अंग्रेजों के अंडर में थी, उनको तो मिलाना ही था। लेकिन इनने एक घोषणा कर दी, जो देसी रियासतें थीं, देसी रियासतें को क्या हुआ, इनने कहा ये इनकी इच्छा पे आधारित है कि ये इसमें अखिल भारतीय संघ में मिले।
लेकिन ये इनकी चालाकी थी, किनकी, अंग्रेज़ों की, कि ये चाहते थे देसी रियासतें हम में आपस में मिल जाए। जो छोटे छोटे राजा महाराजा हुआ करते थे, जो क्या करें, वो अपनी रियासतों को एक अखिल भारतीय संघ में मिला लें। इन्होंने नाम तो दिया था अखिल भारतीय संघ, लेकिन इस पर अपना पूरा कब्जा चाहते थे। ये इनकी इच्छा पे आधारित है। ये इन दो को तो मतलब कंपलसरी था कि इसको ब्रिटिश प्रांत जो 11 थे और 6 चीफ कमिश्नरियाँ, उन्हें तो मिलाना था, लेकिन इनने क्या करा, इसको देसी रियासतों को क्या गया, इच्छा पे आधारित कर दिया। लेकिन इसमें एक भी क्या हुई, एक भी देसी रियासत थे, जो देसी राजा थे, उन्होंने क्या हुआ, भारत के राजा थे, उन्होंने क्या हुआ, कोई भी देसी रियासत इसमें नहीं मिली। कितनी, और पूछ लिया जाता कभी कितनी देसी रियासत, तो 565 देसी रियासतें थी, जिसमें से एक भी क्या हुआ, एक भी देसी रियासत इसमें सम्मिलित नहीं हुई। तो जो अखिल भारतीय संघ की स्थापना का जो इनका सपना था अंग्रेजों का, वो केवल क्या, एक सपना ही बन के रह गया। ठीक है दोस्तों, अब पूछ लिया जाता है इसमें कितने, 11 ब्रिटिश प्रांत तथा 6 चीफ कमिश्नरियाँ थी, जिनको मिलाना तो था, लेकिन देसी रियासतों इन्हें क्या, इच्छा पे आधारित कर दी कि देसी रियासतें चाहे तो मिल सकती हैं, चाहे तो नहीं मिल सकती हैं। लेकिन इनका पूरा प्लान क्या था, इन्हीं को मिलाना था, लेकिन इन्होंने क्या, एक भी देसी रियासत इनके साथ नहीं आई, और क्या हुआ, ये सपना का सपना ही रह गया, क्या, अखिल भारतीय संघ की स्थापना का। ठीक है दोस्तों, दूसरा है प्रांतीय स्वायत्तता। प्रांतीय स्वायत्तता क्या थी, प्रांतीय स्वायत्तता में क्या था, देखिए प्रांतीय स्वायत्तता में क्या था, जो द्वैध शासन प्रणाली थी, जो हमने 1919 के भारत शासन अधिनियम में पढ़ा था, द्वैध शासन प्रणाली थी ना, उसको समाप्त कर दिया। ठीक है दोस्तों, क्या था, द्वैध शासन प्रणाली को क्या करा, इन्होंने समाप्त कर दिया। तो एक स्वतंत्र क्या हुआ, एक स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान किया गया, स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। ठीक है, स्वतंत्र, और ये द्वैध शासन प्रणाली जो हमने 1919 के भारत शासन अधिनियम में पढ़ा था, उसको क्या हुआ, इन्होंने समाप्त कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब इनने क्या किया, केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली मतलब द्वैध शासन की स्थापना कर दी गई। ठीक है, केंद्र में, अब केंद्र के द्वारा क्या हुआ, जिसमें जो क्या हुआ, उन्हें 3 भागों में बांट दिया, एक संघ सूची, दूसरी प्रांतीय सूची और तीसरी समवर्ती सूची। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होगा, संघ सूची में क्या होगा, जो संघीय विधानमंडल के सदस्य होंगे, ठीक है, तो वो इनके लिए क्या होंगे, नियम बनाएंगे, कानून बनाएंगे, संघ सूची। इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, जैसे विदेशी कार्य जितने होंगे संघ सूची में क्या होगा, विदेशी कार्य हो, करेंसी होगी, मुद्रा होगा, नौसेना होगी। ठीक है दोस्तों, जितनी भी सेना होगी, ठीक है, सेना होगी, वायुसेना होगी, और जनगणना से आधारित। ठीक है, जनगणना से आधारित क्या होगा, वो किसके अंदर आएंगे, उनके लिए संघ सूची में आएंगे। उनके संबंध में जो भी नियम बनाएंगे वो क्या होगा, संघ सूची के विधानमंडल के सदस्य इसके लिए बनाएंगे। संघ सूची में कौन कौन आएगा, फिर से देख लीजिए। संघ सूची में जो आएंगे, संघ सूची में आएंगे, जैसे कौन कौन से मामले आएंगे, मतलब समझिए विदेशी कार्य होंगे, विदेशी कार्य जितने भी होंगे, उनसे संबंधित जितने भी नियम होंगे, वो क्या संघ सूची के अंदर जो भी उसके उत्तरदायी विधानमंडल के सदस्य होंगे वो बनाएंगे। जैसे विदेशी कार्य हो गए, ठीक है दोस्तों, विदेशी कार्य हो गए, मुद्रा, करेंसी, पुलिस नहीं, क्या कहते हैं, नौसेना, वायुसेना और जनगणना। ठीक है, ये क्या होगा, संघ सूची के विषय हो गए। इनसे संबंधित जो भी रूल होंगे वो इसके अंतर्गत आएंगे। फिर आया प्रांतीय सूची। प्रांतीय सूची में जो विधानमंडल के प्रति जो नियम होंगे वो नियम बनाए जाएंगे। प्रांतीय विधानमंडल में क्या था, ठीक है दोस्तों, इसमें देख लीजिए, इसमें पुलिस आ जाएगा। ठीक है, देखिए इनने जो मेन बड़े बड़े विभाग थे वो संघ सूची में रखे। उसके बाद पुलिस, ठीक है दोस्तों, इसमें क्या हुआ, पुलिस आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, पुलिस, और जो प्रतियोगी लोक सेवा आयोग के था वो इसके अंदर, और शिक्षा इसी में डाल दी, किसमें, प्रांतीय, ये विषय डाल दिए। ये विषय हैं पुलिस, शिक्षा। ठीक है, और समवर्ती सूची में क्या हुआ, समवर्ती सूची में इन्होंने क्या डाल दिया, समवर्ती सूची में इन्होंने डाल दिया विवाह संबंधित, विवाह विच्छेद या तलाक लिख लीजिए, तलाक, विवाह, तलाक हो गए, ये क्या हुआ, इन विषय में डाल दिए गए। ठीक है दोस्तों, क्या हुआ, विवाह। ठीक है, और सिविल प्रक्रिया संबंधी इसे बोलते हैं। ठीक है, विवाह, तलाक आदि संबंधी क्या समवर्ती सूची के अंतर डाल दी गई, ये विषय थे। अब एक बार और देख लीजिए, संघ सूची में कौन कौन से विषय डाले, जैसे विदेशी कार्य हो गए, विदेशी कार्य, करेंसी या मुद्रा हो गई, ठीक है दोस्तों,
और जल से नौसेना, वायुसेना, जनगणना, ये विषय रखे गए। इनसे जो भी संबंधित नियम वो बनेंगे वो संघ सूची के अंतर्गत आएंगे। ठीक है दोस्तों। और प्रांतीय सूची में पुलिस हो गई, शिक्षा हो गई, ठीक है, लोक सेवा आयोग से संबंधित जो भी विषय हैं वो सब इसी क्या हुआ प्रांतीय सूची में। समवर्ती सूची में विवाह से संबंधित जितने भी रूल बनेंगे, तलाक संबंधी जितने भी रूल बनेंगे वो समवर्ती सूची में बनेंगे। ठीक है। और इस अधिनियम में क्या था, प्रस्तावना का पूरा अभाव था। कोई भी प्रस्तावना नहीं थी कि क्या कैसे क्या होगा। ठीक है दोस्तों, ये प्रस्तावना का इसमें अभाव था। ठीक है दोस्तों। अगला देखिए संघीय न्यायालय। ठीक है। संघीय न्यायालय में क्या था, संघीय न्यायालय का जो मतलब क्षेत्र था ये प्रांतों में तथा ही और जो देशी रियासतों में भी इसका पूरा क्षेत्र था, मतलब इसके अंतर्गत सारे क्षेत्र आते थे। और इसमें क्या होता था, एक मुख्य न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश और 2 अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे। ठीक है, न्यायाधीश। ठीक है दोस्तों। ठीक है, एक मुख्य न्यायाधीश और 2 अन्य न्यायाधीश। और इसमें जो अंतिम शक्ति, मतलब अगर कोई नहीं, सबसे बड़ी शक्ति किसके पास थी, प्रीवी काउंसिलिंग के पास थी, जो कहाँ थी, लंदन में। ठीक है दोस्तों, प्रीवी काउंसिलिंग जो कहाँ थी, लंदन में। ठीक है दोस्तों। अगर पूछा जाए संघीय न्यायालय की सर्वाधिक शक्ति किसके पास थी, तो प्रीवी काउंसिलिंग के पास, जो कहाँ पर थी, लंदन में। ठीक है दोस्तों, कहाँ थी, लंदन में। ठीक है दोस्तों। फिर क्या हुआ, इस अधिनियम के तहत क्या हुआ, ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता बताएगी। ठीक है, ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता मतलब अगर किसी भी अधिनियम में परिवर्तन किया जाएगा तो वो ब्रिटिश संसद के द्वारा ही क्या होगा, उसमें परिवर्तन होगा। यहाँ से किसी भी विधान मंडल के द्वारा क्या हुआ, किसी भी प्रकार का अधिनियम में क्या हुआ, परिवर्तन नहीं किया जा सकता। जो भी नियम कानून में परिवर्तन होगा वो कौन करेगा, ब्रिटिश संसद करेगी। ठीक है दोस्तों, ये नियम बनाया गया। उसके बाद क्या हुआ, इसी के अंतर्गत भारत परिषद का क्या हुआ, अंत कर दिया गया। जो क्या हुआ, भारत परिषद का अंत कर दिया गया। फिर क्या हुआ, संप्रदाय निर्वाचन पद्धति, जैसे विभिन्न प्रकार के क्या हुआ, विभाग होते थे या जगह जगह क्या हुआ, जैसे विभिन्न प्रकार के विधानमंडल या कहीं भी जो बड़े बड़े पद हुआ था उनके लिए क्या हुआ, इनने क्या हुआ, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का क्या हुआ, विस्तार किया और बढ़ा दिया। इसमें क्या हुआ, जैसे पहले मुस्लिम समुदाय के लिए था, इसी के साथ अब क्यों अल्पसंख्यक जैसे हरिजन हुआ करते थे, ईसाई हुआ थे, आंग्ल भारतीय होते, उनके लिए भी क्या हुआ, निर्वाचन पद्धति में ला दिया। उनके लिए भी क्या हुआ, अब निर्वाचन हुआ करेगा, अलग अलग कर दिया गया। ये सांप्रदायिक निर्वाचन हो गया। ठीक है दोस्तों। इसी में एक 9वां पॉइंट लिख लीजिए। इसमें क्या हुआ, इसी के तहत क्या हुआ, बर्मा को क्या हुआ, भारत से क्या हुआ, अलग कर दिया गया। बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, ये देश है। ठीक है दोस्तों, बर्मा। फिर 10वां पॉइंट आया, इसी के तहत क्या हुआ, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, ठीक है दोस्तों। कभी कभी पूछ लिया जाता है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई, तो बताएंगे 1935 के भारत शासन अधिनियम। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 के भारत शासन अधिनियम। और बर्मा को भारत से कब अलग किया गया, 1935 के भारत शासन अधिनियम। और सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति और आगे बढ़ा दी गई। जैसे पहले तो मुस्लिम समुदाय के लिए थी ये सांप्रदायिक निर्वाचन की पद्धति, इसी के साथ साथ अब क्या वो हरिजन हो गए, ईसाई जो भारतीय ईसाई थे, भारतीय ईसाइयों में भी इनका निर्वाचन पद्धति का विस्तार हुआ। ठीक है दोस्तों। आंग्ल भारतीय थे जो अंग्रेज भारत में आए थे, भारतीय हो गए थे, तो उनका भी क्या हुआ, ये पद्धति का क्या हुआ, विस्तार कर दिया गया। ठीक है दोस्तों। 1935 के भारत शासन अधिनियम में यही 10 पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार इनमें पूछा जाता है। इसमें ये भी है, कभी कभी पूछ लिया जाता है हमारे भारतीय संविधान जो मेन संविधान है उसमें सबसे ज़्यादा एक्ट या पॉइंट किस अधिनियम से लिए गए हैं, तो सबसे ज़्यादा अगर लिए गए हैं तो 1935 के भारत शासन अधिनियम। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। इसमें इतना ही है, आज के लिए इतना ही करते हैं दोस्तों। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और
बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरा जो भी न्यू वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन आपको अवश्य मिलेगा। ठीक है दोस्तों, जल्दी मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले मिलेगा। ठीक है दोस्तों, और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट करके ये ज़रूर बताइए आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।